Hello friends, welcome to a new session of internal security. नमस्कार दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा के एक नए सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करेंगे जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, बहुत बड़ी एक समस्या है। आप सब लोगों ने ये टर्म ज़रूर सुना होगा। बात हम लोग करेंगे टेररिज्म की। टेररिज्म यानी आतंकवाद। ओके, सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस टेररिज्म, इट्स क्लासिफिकेशन एंड द काइंड्स ऑफ टेररिज्म दैट इज देयर इन इंडिया। आज की क्लास में हम लोग आतंकवाद के बारे में बात करेंगे, उसके वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे और भारत के सामने यह आतंकवाद किस तरीके से प्रस्तुत हुआ है एक चुनौती के रूप में, उसके बारे में। टेररिज्म के बारे में बात शुरू करने से पहले कुछ दो तीन टर्म्स हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए और ये टर्म्स अक्सर हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। इंटरचेंजेबली यूज करने का मतलब है एक दूसरे की जगह पर थोड़ा थोड़ा सा इसमें अंतर हो जाता है। वो टर्म्स क्या है देखते हैं साहब। एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म यानी हिंदी में अगर मैं इसे लिखूं तो ये अतिवाद है ना, अतिवाद। एक्सट्रीमिज्म यानी अतिवाद। दूसरा हुआ इंसर्जेंसी। अक्सर एक उस तरीके से हम लोग बात करते हैं सब, इंसर्जेंट्स हैं, द कश्मीरी इंसर्जेंट्स या द नागा इंसर्जेंट्स। इंसर्जेंसी, इसे विद्रोह के नाम से आप समझ सकते हैं। इंसर्जेंसी, विद्रोह। तीसरा एक और टर्म है मिलिटेंसी। मिलिटेंसी के माने यहां पर अगर लें तो उग्रवाद, मिलिटेंट, उग्रवादी, मिलिटेंसी। और आखिर में जैसा मैंने कहा कि आज जिस पे हम लोग बात करेंगे दैट इज टेररिज्म, इसके माने आएंगे आतंकवाद। ओके, ये हमारा मेन टॉपिक है, लेकिन उससे जुड़े हुए ये टर्म्स हैं जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक्सट्रीमिज्म, इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, एक्सट्रीमिज्म जैसे यहां पर लिखा गया अतिवाद। अतिवाद के माने कि जो वर्ड निकला है वो एक्सट्रीम से निकला है। ओके, कि किसी भी चीज के बारे में अगर हम बहुत एक्सट्रीम में सोचने लगे, एक्सट्रीम में सोचने का मतलब कि यही बस सही है, अलावा इसके और कुछ भी सही नहीं है, तो आप उसे एक्सट्रीमिज्म या अतिवाद के नाम से जानते हैं। प्रायः अक्सर ये एक्सट्रीमिज्म रिलेट होता है आइडियोलॉजी के साथ में। ओके, आइडियोलॉजी क्या हो गई? विचारधारा। ठीक है। सो एक्सट्रीमिज्म जो पहली चीज शुरू हुई, अतिवाद जो पहली चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये कि ये एक ऐसी विचारधारा है जो हमें कट्टरपंथी बना देती है। एक और वर्ड आ जाता है साहब, कट्टरपंथी। कट्टरपंथी क्या हो गया? किसी भी एक चीज को एक्सट्रीम में मानने वाला। तो
जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो किसी भी एक चीज के मध्य मार्ग को छोड़ करके वो उसके एक्सट्रीम में सोचने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने यहां पर लिखा, प्रायः ये चीज किसी एक आइडियोलॉजी पे डिपेंड करेगी, यानी जो हमारी विचारधारा है वही सबसे सही है, उसके अलावा कोई भी और चीज वो हमें स्वीकार नहीं है। जब ये टर्म टेररिज्म के साथ में एसोसिएट करके देखा जाता है, आतंकवाद के साथ में एसोसिएट करके देखा जाता है, तो हम ऐसा बहुत आसानी से कह सकते हैं कि हर एक आतंकवादी एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है, लेकिन हर एक एक्सट्रीमिस्ट आतंकवादी हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर इसे मुझे एक वेन डायग्राम के थ्रू बनाना हो तो एवरी टेररिस्ट कैन बी एन एक्सट्रीमिस्ट। ये टेररिस्ट हो गए, ये एक्सट्रीमिस्ट हो गए। तो हर एक टेररिस्ट कहीं ना कहीं अपनी एक विचारधारा में एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है, लेकिन हर एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। दोनों में अंतर क्या हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट जरूरी नहीं है कि वो आतंक का सहारा ले। अभी हम लोग आएंगे व्हेन वी टॉक अबाउट टेररिज्म ऑल्सो, तब ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम ये चीज लिख सकते हैं कि ऑल एक्सट्रीमिस्ट्स, sorry, pardon me, all terrorists can be extremists, but all extremists are not necessarily टेररिस्ट्स। ओके, कि सभी आतंकवादी अतिवादी हो सकते हैं, लेकिन सभी अतिवादी टेररिस्ट हो ऐसा बिल्कुल ही बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये एक्सट्रीमिज्म ज्यादातर एसोसिएट होता है विचारधारा पर या आइडियोलॉजी के आधार पर। ओके, सो एक्सट्रीमिज्म, और अक्सर ये वो टर्म्स हैं जो हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। टेररिस्ट चाहे हमने एक्सट्रीमिस्ट उनका नाम लिख दिया, जरूरी नहीं है। ओके, सो एक्सट्रीमिज्म जो है वो प्रायः आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। दूसरा टर्म जिसकी हम लोगों ने बात करी थी, अगर इसके पहले वाले स्लाइड पे देखें तो वहां पर हमने बात करी थी इंसर्जेंसी की। इंसर्जेंसी यानी विद्रोही या विद्रोह। ओके, वर्ड निकला है इंसर्जेंट से। इंसर्जेंट के जो माने होते हैं वो किसी एक प्रोसेस में बाहर से जो कारक हैं उन्हें आप इंसर्जेंट्स का नाम दे लेते हैं। ओके, इंसर्जेंट्स क्या हुए? कोई एक प्रोसेस चल रहा है साहब, उसमें आकर के मैंने बाहर से आकर के एक शोर मचाना शुरू कर दिया, तो वो इंसर्जेंट्स हो गया। अब ये जो इंसर्जेंसी है ये दो तरीके की हो सकती है, एक्सटर्नल as well as internal। ओके, यानी बाह्य अथवा आंतरिक। ओके,
बाह्य और आंतरिक इंसर्जेंसी ये हुआ कि अगर किसी प्रोसेस को वहीं के अंदर वाले लोग इफेक्ट करें तो ये आंतरिक इंसर्जेंसी का नाम दिया जा सकता है। ओके, इंसर्जेंट्स एक्शन में बिलीव करते हैं और ये भी किसी एक विचारधारा को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, इंसर्जेंट्स एक्शन में बिलीव करते हैं और ये किसी एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं। जब हम एक्सटर्नल इंसर्जेंट्स की बात करते हैं, बाहरी लोगों की बात करते हैं, उनके साथ भी सेम चीज कि एक्शन पे डिपेंड होता है और उनकी एक आइडियोलॉजी है। इंसर्जेंट्स जरूरी नहीं कि आतंकवाद में शामिल हो, विद्रोह जरूरी नहीं है कि वो एक्शन में ही कन्वर्ट हो। विद्रोह एक पॉजिटिव वर्ड भी है और एक नेगेटिव वर्ड भी है। विद्रोह कुप्रथाओं के विरुद्ध भी किया जा सकता है। विद्रोह किसी एक सरकार को गिराने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। विद्रोह किसी एक पॉलिसी के अगेंस्ट भी किया जा सकता है। तो हर एक जगह पर ये टर्म इंसर्जेंसी या इंसर्जेंट्स इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ पर प्रायः हम इसे बॉर्डर से रिलेट करके यूज करते हैं और इंसर्जेंसी अक्सर जम्मू एंड कश्मीर के साथ में रिलेट करके बोली जाती है कि जम्मू एंड कश्मीर में बाहर से जो लोग आए और उन्होंने वहाँ की व्यवस्था को अस्त व्यस्त किया, विद्रोह फैलाया, तो वो बात हुई इंसर्जेंट्स की। ओके, एक्सट्रीमिज्म के साथ जोड़ करके अगर आप इसे देखें तो जरूरी नहीं है कि सभी इंसर्जेंट्स एक्सट्रीमिस्ट हों। एक्सट्रीमिस्ट एक विचारधारा है कि हर एक अतिवादी जरूरी नहीं है कि वो इंसर्जेंट ही हो। वो काम करेगा तो अपने हिसाब से करेगा और एक एक्सट्रीम तक ले जा करके करेगा। थोड़ा सा अंतर है बट मायने थोड़े से इधर उधर। ओके, तीसरा जो टर्म था जिसे हम लोग यूज कर रहे थे वो है मिलिटेंसी। मिलिटेंसी देखिए साहब क्या हुआ, उग्रवाद। ओके, मिलिटेंट्स ये भी एक वर्ड यूज किया जाता है, ये हुए उग्रवादी। ओके, मिलिटेंसी इज उग्रवाद, मिलिटेंट्स उग्रवादी। जैसे ही यहां पर बात हुई ये क्लियरली एक्शन में ट्रांसलेट है, यानी जो उग्रवादियों का एक्शन है वो उग्र है। ओके, उग्र होना मतलब कि हम बातचीत नहीं कर सकते हैं। बातचीत का रास्ता मिलिटेंसी का रास्ता नहीं है। उग्रवाद में हमेशा एक्शन है, एक्शन में हमेशा एक यूज ऑफ वेपन, हथियारों का इस्तेमाल है। जो हमारा रुख या रवैया है वो कुछ इस तरीके का कि हम एक स्टेटस क्वो में विश्वास नहीं रखते। अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लूं तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है, वामपंथ एक्सट्रीमिज्म। जब हम नक्सलवाद की बात करते हैं तो नक्सलवाद क्या है, एक विचारधारा है, लेकिन नक्सलवाद को फॉलो करने वाले लोग मिलिटेंट्स बनते हैं, है ना, क्योंकि वो एक ऐसी विचारधारा है जो इस पर विश्वास रखती है कि आप हथियार उठाइए किसी भी रेवोल्यूशन को लाने के लिए, किसी भी बदलाव को लाने के लिए वो रास्ता तख्ता पलट या हथियारों से ही जा सकता है। लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत
हम किसी भी तरीके से बातचीत नहीं कर सकते हैं, उसका कोई वहाँ पर विकल्प नहीं है, और हमेशा एक तैयारी सी रहती है लड़ने की, झगड़ने की। ओके, सो मिलिटेंसी की अगर बात करी जाएगी तो वो एक्शन वर्ड है जिसमें आइडियोलॉजी से ज़्यादा जो लोग उसको स्वरूप दे रहे हैं उनके बारे में ज़्यादा बात करी जाएगी। इसके बाद में आखिर में टेररिज्म आता है। या आतंकवाद, ये वर्ड ही निकला है टेरर से या आतंक से। आतंक का ध्येय क्या होता है? हम किसी को टेरराइज या आतंकित क्यों करना चाहते हैं? हम टेरराइज या आतंकित इसलिए करना चाहेंगे कि हमारी बात जो है सुनी जाए, फॉलो करी जाए, हमारी ताकत या पार को आइडेंटिफाई किया जाए। ओके, ये आइडेंटिफिकेशन किसी एक गोल, किसी एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए। ओके, सो अगर पिछले तीनों चारों टर्म्स की बात मैं करूं तो एक्सट्रीमिज्म इज बेस्ड ऑन विचारधारा या आइडियोलॉजी। इसी टेररिज्म का एक हिस्सा इज मिलिटेंसी, जो एक्शन है। इसी टेररिज्म के लिए इंसर्जेंसी है, यानी बाहरी विद्रोह। ओके, और इसी अगर आप ध्यान रखें तो शुरू में मैंने एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के बीच में एक रिलेशनशिप भी बताया था। तो जब हम टेररिज्म की बात करते हैं तो उसमें ये चारों टर्म्स एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। इनकी अपनी कोई एक व्यवस्थित परिभाषा नहीं रहती है और प्रायः हम इन टर्म्स को एक दूसरे के साथ मिला करके देखने लगते हैं। अगर इसी बोर्ड को मैं नेशनल सिक्योरिटी के फीचर्स के साथ में जोड़ने की कोशिश करूं तो कौन से वो लोग हैं जो टेररिस्ट बनते हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये एक्सट्रीमिज्म, इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी या टेररिज्म बढ़ता है। तो अगली बात साहब यहीं पर इसी के साथ में कि इसको जरा सा मैं मिटा दूं। कि द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। ओके, ये मैं अपने एक पिछले लेक्चर के साथ में इसे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कॉन्टिन्यूटी आपको समझ में आ जाए। ज्योग्राफिक फैक्टर, भौगोलिक फैक्टर कैसे आया साहब? किसी एक क्षेत्र का
जहां पर विकास न हो पाया हो। अगर उस जगह का विकास नहीं हो पाएगा तो दूसरे क्षेत्र के कंपैरिजन में वहां पर असंतोष फैलेगा। ये असंतोष जन्म देगा एक एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा को, एक अतिवादी विचारधारा को। वो अतिवादी विचारधारा मिलिटेंसी का रूप ले सकती है, इंसर्जेंसी का रूप ले सकती है, और दोनों को मिलाकर के टेररिज्म का रूप भी ले सकती है ना। सो वन ऑफ द फैक्टर्स ज्योग्राफिक, देन पॉलिटिकल या राजनैतिक। राजनैतिक कारक कैसे होते हैं साहब इस या इन सभी विचारधाराओं को प्रमोट करने में? राजनीतिक फैक्टर्स कुछ इस तरीके से कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ पर एक कड़ी है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस प्रदान करता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब कि हमें भारत का नागरिक हो करके देश ने हमारे लिए क्या चीज करी, इसका बोध प्रदान करता है ये राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन। बात को थोड़ा सा समझिएगा कि एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं अपने ही देश का। नॉर्थ ईस्ट, भारत का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, वहां से प्रायः तमाम सारे प्रदेश अगर मिला लें, असम को अगर हटा दिया जाए, तो लगभग उसमें से हर एक प्रदेश की 2-2 सीटें हैं लोकसभा में। और वहीं पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां से लगभग 80 सीटें लोकसभा में जाती हैं। तो जो राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, अगर वो इन सीटों की वजह से उत्तर पूर्व पर ध्यान न दे करके केवल मुख्य भारत पर ही ध्यान दे, तो इस तरफ के लोगों के बीच में एक असंतोष की भावना पैदा हो जाती है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हाउ पॉलिटिकल फैक्टर्स, यहाँ पर किसी भी तरीके से मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक प्रणाली की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक प्रोसेस जो पॉलिटिकल सिस्टम सेटअप है हमारे यहाँ पर, उसका एग्जाम्पल लेकर के मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्योग्राफिक, पॉलिटिकल, देन कम्स पॉलिटिक्स का एक और एग्जाम्पल लीजिए साहब। आज के समय में द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ओके। हिस्टोरिकल प्रॉब्लम भी इसे बताया जा सकता है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी बताया जा सकता है। हिस्टोरिकल कम है साहब, पॉलिटिकल ज़्यादा है। आज़ादी के बाद से तमाम सारी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज रहीं, केंद्र में भी और जम्मू कश्मीर राज्य में भी, उन्होंने इस समस्या का एक पॉलिटिकल समाधान निकालने की कोशिश नहीं करी। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से कुछ असंतोष बढ़ता चला गया। तीसरा फैक्टर, फिर उसी पुरानी क्लास की अगर बात करें तो इकोनॉमिक, है ना, या आर्थिक। आर्थिक कारण कैसे कि कुछ ऐसी पॉलिसीज, नीतियां हमने फॉलो करी जिसकी वजह से जो सोशल डिवाइड है वो बढ़ता चला गया। यानी ये आर्थिक की जब हम बात करें तो क्लास बेस्ड डिविजन्स दिखने लगे।
है ना। ये जो चीज़ मैंने लिख दी ये सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी में ज़्यादा आएगी, लेकिन आप इससे बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि जब हमारा समाज उसमें कुछ कुछ ऐसी नीतियाँ फॉलो होने लगती हैं जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक डिफ्रैगमेंटेशन है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जो आर्थिक असमानता है, वो अगर लगातार बढ़ती चली जाए तो जाहिर सी बात है वो एक एक्सट्रीमिस्ट थॉट प्रोसेस को जन्म दे सकती है। ये एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा इन किसी भी एक का स्वरूप ले सकती है। ओके, इकोनॉमिक्स की बात हुई तो साहब यहां पर अगली चीज सोशल या सामाजिक चैलेंजेस की अगर हम लोग बात करें तो कास्ट बेस्ड आ जाएगा। एक समय पे देश में डाकुओं का एक बहुत प्रचलन था। डाकू आप कह लें, बागी आप उन्हें कह लें, लेकिन डाकुओं का बहुत प्रचलन था। तो उसमें ये तीनों फैक्टर्स कंबाइन हो जाते थे, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स वर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेकोइटी इन इंडिया। और जैसे जैसे ये आर्थिक स्थिति पूरी होती चली गई, समाज में वो जो असमानता थी वो रिलेटिवली खत्म होती चली गई, तो धीरे धीरे करके डाकुओं का स्वतः अपने आप ही अंत हो गया, है ना। सो ज्योग्राफिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, ये सभी फैक्टर्स मिल करके हम लोगों को इस टेररिज्म की तरफ धकेलते हैं। जैसा मैंने बताया, ये टेररिज्म अपने आप में एक बहुत ही वेग टर्म है। इसके साथी बराती जो इधर मैंने लिखे हैं, इंसर्जेंसी, एक्सट्रीमिज्म या मिलिटेंसी, वो इसका एक अलग अलग कह लीजिए मैनिफेस्टेशन है, अलग अलग स्वरूप है। अब हम लोग इस टेररिज्म की एक डेफिनेशन निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो हम लोगों ने फैक्टर्स लिख ही लिए हैं, कारक लिख लिए हैं। इसकी अगर एक डेफिनेशन निकाली जाए तो कुछ ऐसे से निकलेगा, टेररिज्म इज systematic or threatened use of violence, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज, टेररिज्म, इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। टेररिज्म इज यूज ऑफ वायलेंस for to intimidate यानी डराना, to intimidate a government or a population. Terrorism is systematic or threatened use of violence to intimidate a government or a population for political, ideological,
इकोनॉमिक और रिलीजियस गोल्स। बहुत ही कॉमन और आसान सी डेफिनेशन है। इसे अगर आप देखेंगे तो जो हम लोगों ने अभी फैक्टर्स जो बात किए थे वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं। ओके, कैसे? आतंकवाद क्या है? आतंकवाद है हिंसा का इस्तेमाल किसी सरकार अथवा पॉपुलेशन को डराने के लिए, जिससे राजनीतिक, आइडियोलॉजिकल, विचारधारिक, आर्थिक या धार्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति करी जा सके। ओके, सो टेररिज्म, आतंक, वायलेंस का इस्तेमाल करके अपने गिवन सेट ऑफ गोल्स को अचीव करना। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि गोल हमारा अचीव ही हो, हम अपनी बात एक वजनदार तरीके से बता पाए, हम किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाए। तो हम क्या करेंगे साहब? बाजारों में बम धमाके करेंगे। एग्जाम्पल्स हमारे सामने पूरी दुनिया के हैं। आप 9/11 को ले लीजिए, यूएस में हुआ था। 26/11 को ले लीजिए, मुंबई में हुआ था। पार्लियामेंट पे अटैक, इंडिया, द बाली बॉम्बिंग्स, अफगानिस्तान, पूरा तालिबान अफगानिस्तान। तो कहने का मतलब सिर्फ ये कि टेररिज्म एक ऐसी कड़ी है जिसमें हम अपनी किसी एक विचारधारा का एग्जाम्पल अगर टेररिज्म के सेंस में लीजिए, और अगर मैं इसे इंटरनेशनल लेवल पर यूज करूं तो तालिबान का एग्जाम्पल मिलता है। अफगानिस्तान में ही है, उनके अपने खुद के लड़ाके हैं, खुद के मिलिटेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी में वो विश्वास करते हैं, और एक्सट्रीमिज्म मिलिटेंसी के साथ मिलकर के टेररिज्म, किस लिए? अपनी आइडियोलॉजी एस्टैब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है। कुछ हिस्ट्री में पीछे चले जाएं तो IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का नाम आता है, जिन्होंने यूके में, यूनाइटेड किंगडम में ढेर सारे तरीकों से इस चीज को इस्तेमाल किया। LTTE, लिट्टे जिसे आप लोग जानते हैं, श्रीलंका का ये एक टेररिस्ट ग्रुप जो अपनी पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल पोजीशन के लिए लगातार श्रीलंका में ये बम धमाके करता रहा। अपने इसी पॉलिटिकल गेन के लिए उन्होंने राजीव गांधी जी का असैसिनेशन किया। टेररिज्म एक और तरीके से अगर देखा जाए तो एक समय पर पंजाब, आज के समय पर जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस तरफ के राज्य, यहाँ पर ये टेररिज्म हमें ख़ास तौर पर देखने को मिलता है। दोबारा से अगर इस टेररिज्म की परिभाषा को हम देखें तो टेररिज्म इज नथिंग बट सिस्टमैटिक और थ्रेटन्ड यूज ऑफ वायलेंस टू intimidate a government or a population for political, ideological, economic or religious goals. ये जो टेररिज्म है या मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज्म वगैरह वगैरह, जिसे भी आप नाम देना चाहें,
ये टेररिज्म कुछ तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है। तरीके क्या हैं साहब? कुछ मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, देखिएगा। पहले एक बार ये टर्मिनोलॉजी लिख लेते हैं, फिर इसके माने मैं आपको बता देता हूं। स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। स्टेट एक्टर्स using state actors using non-state actors। ओके, सो ये टेररिज्म का एक क्लासिफिकेशन आपको सामने दिखाई दे रहा है। आतंकवाद राज्य के द्वारा और गैर राज्य के द्वारा माफ करिएगा। यूजिंग द स्टेट एक्टर्स, यहां पे राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल। और यहां पर गैर राज्य संसाधनों का इस्तेमाल। बात करते हैं कि ये स्टेट एक्टर्स, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं क्या? स्टेट एक्टर्स वो हैं जो किसी एक देश के द्वारा सीधे स्पॉन्सर किए जाते हैं। स्पॉन्सर, प्रायोजित। ओके, स्टेट एक्टर्स क्या है? स्टेट एक्टर्स वो है जब कोई एक देश किसी एक दूसरे देश के लिए इस टेररिज्म को प्रमोट करता है। अगर एग्जाम्पल हमें लेना हो भारत के परिवेश में, तो यहां पर हम पाकिस्तान का नाम यूज कर सकते हैं कि पाकिस्तान wants to destabilize India using terrorism। करेक्ट? सो जहां कहीं पर किसी एक देश के द्वारा सीधे सीधे स्पॉन्सरशिप करी गई तो वो स्टेट एक्टर्स होते आते हैं। गैर राज्य कारक जो हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, इसमें कोई एक देश इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अल-कायदा की बात कर लें। अल-कायदा एक एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा जिसने मिलिटेंसी को जन्म दिया। इस मिलिटेंसी ने अपने आतंकवादी 9/11 में न्यूयॉर्क के उन ट्विन टावर्स पर छोड़ दिया। ओके, सो बिहाइंड अल-कायदा देयर इज नो नेशन। ठीक है ना? तो बात ये कि स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स का ये फर्क। अल-कायदा की हम लोगों ने बात करी, आप तालिबान की बात कर सकते हैं, ISIS की बात कर सकते हैं। ये वो आउटफिट्स हैं
जिनके पीछे कोई सरकार नहीं है। अब जब स्टेट एक्टर्स की बात हुई तो या तो वो खुद अपने संसाधनों का इस्तेमाल करें आंतरिक गड़बड़ी पहुंचाने के लिए। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है। इनफैक्ट अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी है CIA, जिसके ऊपर ये तमाम सारे चीज़ों को इस्तेमाल करने का एक कह लीजिए उनके ऊपर एक संदेह हमेशा रहता था पहले, स्पेशली व्हेन इट केम टू साउथ अमेरिकन गवर्नमेंट्स। दक्षिण अमेरिका के जो तमाम सारे देश हैं वहाँ पर CIA का एक काफ़ी सारा इंटरवेंशन रहा। इनफैक्ट जब एक समय पर शीत युद्ध चल रहा था, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द कोल्ड वॉर, देन US एंड USSR, अर्स्टवाइल USSR, उस समय पर उन्होंने इस तकनीक का, इस रास्ते का बहुत सारा इस्तेमाल किया था। क्या है ये रास्ता? कि जहां पर कोई एक देश अपने ही संसाधनों को यूज, यहाँ पे संसाधन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करके किसी एक दूसरे देश में कुछ गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करते हैं। आज के समय में ये कहानी इस तरफ तब्दील हो गई है कि ये स्टेट एक्टर्स या ये देश दूसरे देश के कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट माइंडसेट लोगों के साथ मिलकर के वहां पर इंसर्जेंसी फैला के टेररिज्म पैदा कर रहे हैं। अब अगर बात आप समझ पाए कि ये सारे टर्म्स आपस में रिलेटेड कैसे हैं, मैं फिर से बताता हूं कि आज के समय में जो राज्य है, जो स्टेट है, जो कंट्री है, जो देश है, वो किसी एक दूसरे देश में गड़बड़ी फैलाने के लिए, उसको अनस्टेबल करने के लिए उस देश के या बाहर से ऐसे लोगों को भेजता है जो एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंट और टेररिज्म फैलाने के काम में आते हैं। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं। चाइना के ऊपर सब इल्ज़ाम लगाया जाता है। देन ISI ऑफ कोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो कश्मीर के तमाम सारे अलगाववादी संगठनों को स्पॉन्सर करता रहा है, पैसे देता रहा है। कश्मीर में ही हम लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार बनेगी, वैसे वैसे ISI वहाँ से लड़ाकुओं को भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए भेजता रहेगा। ओके, सो टेररिज्म के को अगर मैं एक प्रकार में बांटने की कोशिश करूं कि किस किस तरीके से इसे हम प्रमोट करते हैं, इसके पीछे कौन कौन से लोग होते हैं, तो वो चीज़ कुछ इस तरीके से निकल करके आती है। अब हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में, भारत में किस किस तरीके का टेररिज्म चलता है। ऑल्दो इसे इस तरीके से बांटना कोई बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन तब भी कुछ एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन हम लोग ज़रूर कर सकते हैं। सो इफ आई मे राइट, द टाइप्स ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया, भारत में आतंकवादी गतिविधियों के प्रकार।
सबसे पहले मैं उनके नाम लिख दूंगा, फिर एक एक करके हम उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म। ओके, जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद। जी, है ना, एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म या जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद। दूसरा, रिलीजियस टेररिज्म, धर्म के नाम पर, तो आप इसे धार्मिक आतंकवाद का नाम दे सकते हैं। रिलीजियस टेररिज्म या धार्मिक आतंकवाद। तीसरा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग टेररिज्म, इसे वामपंथी आतंकवाद के नाम से जाना गया। फिर नार्को टेररिज्म, जिसमें हम लोग ड्रग रिलेटेड चैलेंजेस की बात करेंगे। नार्को टेररिज्म, नार्को आतंकवाद। और आखिर में साइबर टेररिज्म या साइबर आतंकवाद। तो कुछ ये मोटा मोटा कहा जाए तो टेररिज्म को हम लोग कुछ इन भागों में बांट सकते हैं, और ये कुछ 5 हिस्से बन गए, A, B, C, D and E। ओके, टाइप्स ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया। एक एक करके आइए साहब इसके बारे में बात कर लें। सबसे पहले एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म। इस आतंकवाद की जड़ इस नाम में छुपी हुई है। जब कोई एक एथनिक ट्राइब, कोई एक जाति अपनी पहचान के लिए एक अलग राष्ट्र की डिमांड करने लगे, तो आप उसे एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म की कैटेगरी में डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें तो असम, जितना भी आपका नॉर्थ ईस्ट का मसला है, वो सब यहाँ पर क्लियर होता जाएगा। असम, नागालैंड, मणिपुर, ऑफ कोर्स मणिपुर में साहब ये बहुत बड़ी एक समस्या है। हम इसमें काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर सकते हैं। हम इसमें काफ़ी हद तक पंजाब को भी शामिल कर सकते हैं। तो भारत में ये जो जातीयता है, इसका एक और टर्म अगर मैं इसे सोसाइटी के साथ जोड़ करके देखूं, तो रीजनलिज्म एक एस्पेक्ट है। रीजनलिज्म यानी क्षेत्रवाद। और ये जो रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म, व्हाटएवर जो भी आप इसे कहना चाहें, इसकी जड़ में है आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या हुई? अपनी पहचान खो देने का डर, या अपनी पहचान
मनवाने का जज्बा। जब कभी इस आइडेंटिटी की वजह से हमारे मन में एक असंतोष पैदा होता है तो उसका एक एक्सट्रीम फॉर्म जन्म लेता है, और ये एक्सट्रीम फॉर्म इस आतंकवाद में मैनिफेस्ट होता है। ये एक्सट्रीम फॉर्म इस टेररिज्म को प्रमोट करता सा दिखाई देता है। सो एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म या जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद। ओके, अगला देखें साहब, धार्मिक या रिलीजियस टेररिज्म। धार्मिक या रिलीजियस टेररिज्म ऑल्दो काफी एक डिबेटेबल टॉपिक बनता है। डिबेटेबल इसलिए बन जाता है कि क्योंकि ये कुछ ही लोगों का मानना होता है, इसमें उन कुछ लोगों की वजह से उस पूरे धर्म के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। प्रायः इसमें हम लोग इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बात करते हैं। अक्सर इसमें सैफरन टेरर की बात होती है। फिर अगर थोड़ी सी यूनाइटेड किंगडम या एक इंटरनेशनल लेवल पर बात करी जाने लगे तो कू क्लक्स क्लैन की बात हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि जब धर्म के नाम पर आप एक अत्यंत कट्टरपंथी विचारधारा अपना लेते हैं और दूसरे व्यक्ति को अपनी बात मनवाने के लिए आप हिंसा का सहारा लेने लगते हैं, तब वो टेरर का रूप ले लेता है। सो दिस इज रिलीजियस टेररिज्म। रिलीजियस टेररिज्म के बाद हमारा तीसरा लेफ्ट विंग टेररिज्म। वामपंथी विचारधारा है। इसका बेसिक कारण लैक ऑफ डेवलपमेंट। ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम के रूप में जन्म लेता है, या अगर इसकी रूट्स हम लोग देखेंगे तो इट लाइज इन द पॉलिटिक्स ऑफ दैट रीजन डन बाय द स्टेट, एज इन द स्टेट गवर्नमेंट, and the reaction to it by the central government. Okay? तो ये जो लेफ्ट विंग टेररिज्म है, ये इसका जो मूल कारण है वो है लैक ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कहीं पर ज़्यादा हुआ, कम हुआ, नहीं हुआ, उसकी वजह से जिस तरीके के चैलेंजेस आए, ये सारे ही एस्पेक्ट्स जो हैं हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे। यहाँ पर मैं केवल एक तरीके से आपको एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। कुछ ये बात हुई साहब लेफ्ट विंग टेररिज्म की। इसके बाद में आसान वाला माफ करिएगा, नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म क्या है? ड्रग्स की वजह से, ड्रग्स की स्मगलिंग को लेकर के, इस स्मगलिंग को प्रमोट करने के लिए जब टेररिस्ट का इस्तेमाल किया जाए तब वो नार्को टेररिज्म के नाम से जाना गया। ये प्रॉब्लम हमारे देश में हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा पंजाब में देखने को मिलती है ना, जहाँ पर नार्को टेररिज्म का बात हम लोग करते हैं। और आखिर में साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म साहब
हम सबको पता है कि आजकल के समय में जो हमारी ऑनलाइन जीवन है उसे अगर किसी भी तरीके से प्रभावित कर दिया जाए, यहाँ के लिए हमें बहुत अलग तरीकों के हथियारों की ज़रूरत रहती है। यहाँ पर जो हमारे हैकर्स हैं वो एक तरीके के टेररिस्ट बन जाते हैं। आज के समय में अगर किसी एक देश को रोकना हो तो शायद बिना कोई मिसाइल चलाए अगर आप उस देश की इकोनॉमिक प्रणाली को किसी तरीके से कंट्रोल कर ले जाएं कंप्यूटर्स के ही द्वारा, तो वो देश पूरी तरीके से रुक जाएगा। कुछ यही काम ये साइबर टेररिस्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि आतंकवाद क्या है, उसके अलग अलग स्वरूप, जो टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है वो हमने देखा। आतंकवाद का वर्गीकरण हमने किया, क्लासिफिकेशन। आतंकवाद के प्रकार हमने ढूंढने की कोशिश करी जो कि भारत में प्रचलित हैं, और उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी जिनकी वजह से ये आतंकवाद फैलता है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।